हाँ ठीक है। ठीक है देवाशीष, आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करिए। A very good afternoon, ma'am. This side, I, Devashish Mishra, a student of the Department of Education, CSJM, University, Campus, Kanpur. I am over here as I am being taught by Dr. R.P. Saini sir and Mrs. Anupma Yadav ma'am. Today I am going to present a PPT presentation on the topic that is secularism and education. Before starting my presentation, I am very much obliged and very much thankful to our great teachers who taught us and gave me a knowledge that what actually a secularism and education means and how it is correlated. And I am very much thankful to you, ma'am and sir. So, before I am going to start this PPT, first I want to tell you that secularism is somewhat अगर हम लोग आसान सबसे ले लैंग्वेज में समझें तो जो सेकुलरिज्म का मतलब होता है वो होता है कि हमारे में मतलब हम लोगों को इक्वालिटी अमंग हमारे रिलीजियस के थ्रू मतलब हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं या हम किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हैं उसका प्रभाव हमारे हमको हर तरीके से अगर कोई मेरे साथ का हिंदू बच्चा है और अगर हम मुसलमान बच्चे हैं या हम सिख हैं या हम ईसाई हैं तो हम दोनों को इक्वालिटी होनी चाहिए हर चीज में। हम लोगों में कोई भी चीज का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिंपल द सेकुलरिज्म मीन्स। So here I am going to present my PPT. Look to it. Look, आप लोगों को सबको दिख रहा है और मैं सुनाई दे रहा हूँ आप लोगों को। Yes, sir. जैसा कि look, it is the view of a classroom in which a teacher just has a word with the students in such a manner like teacher says, children, you do the following activity forming a group. Student Y, teacher, I don't want to make a group with the student X. Teacher, why you are not interested to include X in your group? Student Y, because X belongs to the different religion that of mine. Teacher Y, don't you remember the speech given by our headmaster on the Republic Day? Student Y, yes teacher, he told us India is a democratic and secular country. जैसा कि आप इसको देख रहे हो मैंने अभी ये चीज पढ़ी है इसमें देखिए साफ साफ एक तरीके का क्लासरूम का एक व्यू है जिसमें एक मैम है और बच्चे हैं। अब बच्चे कितने हैं इसमें पिक्चर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि दो हैं लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि हम एक क्लासरूम में हैं और हम कोई वाई स्टूडेंट हैं और कोई मान लीजिए हम और आप में से कोई एक्स स्टूडेंट बन जाता है और हमारी मैम जो है वो हमसे कहती हैं कि तुमको एक ग्रुप फॉर्म करना है और ये असाइनमेंट ग्रुप में करना। तो हम कहते हैं कि नहीं वाई ग्रुप वाला जो है वो हमारा रिलीजन का नहीं है तो हम उसके साथ नहीं करेंगे। तो मैम हमको याद दिलाती हैं कि बेटा आपने हेड मास्टर मीन्स प्रिंसिपल की आपने स्पीच सुनी थी जो उन्होंने मॉर्निंग में कही थी। तो मैं कहता हूँ यस टीचर मैंने सुना था इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एंड अ सेकुलर कंट्री। इसमें इन्होंने जो हमारे प्रिंसिपल थे उन्होंने बहुत अच्छी बात हमें समझाई थी। इसमें जो लिखा है इसमें ये चीज वाकई सच है कि हमारा जो भारत है जो हमारा भारत देश है ये आप वर्ल्ड में किसी भी देश में चले जाइए किसी भी कोई भी दुनियावी देश देख लीजिए ये एक ऐसा देश है जिसका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं। यहाँ पर सिख भी रहते हैं यहाँ ईसाई भी रहते हैं या हिंदू भी रहते हैं या मुस्लिम भी रहते हैं या जैनिज्म भी रहते हैं या बुद्ध और हम सब में बहुत अच्छी यूनिटी है। हम सब एक दूसरे के धर्म को मानते हैं। इवन अगर कोई बाहरी देश है मतलब फॉरेन कंट्री से अगर हमारे इंडिया में आता है तो हम उसका बहुत अच्छे से सम्मान भी करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जैसे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एंड अ सेकुलर कंट्री। ये बात मैंने भी आपको समझाई है। सेकंड है द कंट्री डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द फॉलोवर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। जी हमारा जो भारतवर्ष है हमारा भारत देश है एक्चुअली
वो कुछ इस तरीके का देश है जहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन ना होने नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम किसी एक रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं या किसी कोई अदर फॉलो रिलीजियस के फॉलोवर के लोगों को हम कोई गलत तरीके से निगाह से देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। और बहुत अच्छी बात विनोबा भावे ने कही, जो मैं अगला स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू विनोबा भावे, द डेज ऑफ द रिलीजन एंड द नेशनलिज्म आर गॉन, द डेज ऑफ द साइंस एंड द स्पिरिचुअलिटी हैव कम। जी हाँ, जैसे कि विनोबा भावे ने अपनी लाइंस में कहा था, द डेज ऑफ द रिलीजन एंड नेशनलिज्म आर गॉन। हाँ, ये बात सही है। आज हम लोग जिस युग में रह रहे हैं, जो आज हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, जो हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड है, इसमें रिलीजन नेशनलिज्म सिर्फ वो लोग बात करते हैं, वो लोग देखते हैं जहां पर लोगों की अभी भी पुरानी मानसिकताएं हैं, जो अभी भी ये सोच भी वो जात पात कास्ट क्रीड का है कि वो ठाकुर है, ब्राह्मण है, ये छोटी जात का है, बड़ी जात, सिर्फ वही ये सब बातें करते हैं। बट द डेज ऑफ द साइंस एंड द स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, ये बात सच है। हम और आप जो हैं, हम दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और हम सब एक साथ पढ़ रहे हैं। और क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ हम लोगों को अपनी जो 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 हमारी नॉलेज जो हमको चाहिए, जिससे हम अपने आप को बनाएंगे, मतलब हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हम कोई पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं रोशन करते। अगर हमारा कोई दोस्त या हम लोग कोई एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं, तो क्या हम लोग किसी के मतलब आप मान लीजिए हम हैं या आप हैं, चलिए आप हैं, आप में से कोई कल को आईएएस या आईपीएस बन गया, तो हम लोग उसके नाम से उसको जानेंगे ना। हम लोग ये तो नहीं जानेंगे कि वो ब्राह्मण था तो वो आईपीएस बन गया और हम ठाकुर थे तो हम आईपीएस नहीं बन पाए, ऐसा नहीं है। हम लोग जो मेहनत करते हैं, जितनी हम लोग एजुकेशन पा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन ब्राह्मण को, ठाकुर को, हिंदू को, मतलब मुस्लिम को या सिख को या ईसाई को जो मिल रही है, वो तो इक्वल ही मिली ना। मेहनत करने वाला इंसान कहीं आज पहुंच गया, तो हम तो अपने नाम से जाने जाते हैं ना। इट्स माई ओनली द नेम, नॉट बाय आवर सरनेम। मानते हैं? ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो ये विनोबा जो मैंने लाइन पढ़ी थी, वाकई बहुत अच्छी लाइन थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है, स्पिरिचुअलिटी एंड द गुड कंडक्ट मस्ट बी टॉट इन द सेंटर ऑफ लर्निंग बिकॉज आ मल्टी रेशियल एंड अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। देखो, इसमें ये फैक्ट में ये बात साफ क्लियर होती है, जो मैं इतनी देर से बोलना चाह रहा था, कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, मतलब जो हम लोगों का लर्निंग सेंटर है, जैसे कि हम लोग जो भी एजुकेशन में जो भी चीजें ग्रैब करते हैं, एजुकेशन आप किसी भी सब्जेक्ट, अगर आप किसी स्कूल के अंदर हैं, तो अगर हमको क्लास 6 या 7 तो पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं किसी भी चीज को, और बहुत ढेर सारे बच्चे बैठे हैं, तो हमें एक तरीके की एजुकेशन दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई टीचर ऐसा नहीं होता है जो बायनेस दिखाता है कि नहीं, हम हिंदू हैं और वो बच्चा सामने वाला मुसलमान है तो हम उसको गलत पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता। हम लोग एजुकेशन क्या है, हम लोग हमारे टीचर्स जो हमारे गुरु होते हैं, वो एजुकेशन कैसे देते हैं? बिल्कुल सेम वही देते हैं जो उन्होंने उस बच्चे को या अपने कास्ट के बच्चे को दी हो। तो ये बाइनेस नहीं होती, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं। सो होप करता हूँ कि अभी तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट फैक्ट पे बात करते हैं। द क्लासरूम इंस्ट्रक्ट्स शुड बी नॉट बेस्ड ऑन वंस ओन रिलीजन। ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम लोग जब क्लासरूम में होते हैं, तो एज अ टीचर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन किसी के पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर नहीं दे सकते। ये बहुत ही गलत चीज होती है, ये हमें नहीं करना है, और ये नहीं होती है। बहुत, मैंने तो अभी तक अपने इतनी बड़ी एजुकेशन, मतलब इतने ईयर्स में मैं जब हो गया हूँ, तो मैंने आज तक तो ये चीज नहीं देखी है। ये चीज बहुत अच्छी है हमारे इंडिया में। व्हेन वी टीच भगवत गीता, वी शुड ऑल्सो टीच द बाइबल एंड द कुरान। जी हाँ, जैसे कि बहुत से स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों के लिए भगवत गीता पढ़ना और उनको पढ़ाया जाना, या उनके कुछ पाठ पढ़ाए जाते हैं किसी भी रूप में, वो किसी भी सब्जेक्ट में ऐड हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर मतलब कोई भी स्कूल के लिए या किसी पर्टिकुलर टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, बहुत से स्कूलों में होता है, कुछ में भगवत गीता पढ़ाई जाती है, कुछ में बाइबल पढ़ाई जाती है, बाइबल के कुछ स्टोरीज निकाल के बुक्स में पब्लिश करी जाती है। ये बात तो सही है। तो वैसे ही अगर कहीं पे कोई भगवत गीता किसी में पढ़ाई जा रही है, तो वहां पे बाइबल और कुरान भी पढ़ाई जाए। जहाँ पे बाइबल की स्टोरी पढ़ाई जा रही है, वहाँ भगवत गीता और कुरान की भी पढ़ाई जाए। और जहाँ कुरान से कोई चीज निकाल के कोई कोटेशन या कोई आयत पढ़ाई जा रही है, अगर कोई चीज समझाई जा रही है, तो उस जगह पे भगवत गीता और बाइबल से भी निकाल के पढ़ाया जाए। जैसे कि हमारे पूरे कोई भी होली बुक का अगर आप नाम हम लें, या भी होली बुक में अगर आप पढ़ने का इंटरेस्ट लगता है, तो वहां पे कोई भी होली बुक हमें किसी भी इंसान में जाति भाव भेदभाव नहीं सिखाता है। सब हमें इक्वालिटी और एक साथ, एक ही ह्यूमैनिटीज्म, मतलब एक तरीके से एक साथ रहने की
बात सिखाते हैं, हमें एक यही लेसन देते हैं कि यूनिटी में ही ताकत। सो आगे बढ़ते हैं। This will lead to the development of feeling among the students that they are living in the temple of humanity and bow down their head before all the great teachers and the teachers of the world without considering their differences. जी हाँ, ये बात है। अगर हमारी एजुकेशन में ऐसा होता है, अगर हम लोग अपने आने वाले फ्यूचर में अगर ऐसी एजुकेशन देते हैं, तो वाकई वो दौर बहुत जल्दी आएगा जब जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो टेम्पल, वो हमारे सामने सर इसलिए झुकाएंगे बिकॉज ऑफ आर टीचिंग्स टू देम, मतलब जो हम उनको अच्छी बातें सिखाएंगे उनके लिए एक टेम्पल, जैसे कि हर हिंदू बच्चा हर जो क्या कहते हैं अपने टेम्पल में जाने से पहले सर झुकाता है, या कोई भी किसी भी रिलीजन का बंदा हो या बच्चा हो, तो जब भी अपने किसी भी रिलीजियस प्लेस या अपने टेम्पल्स में जाता है तो वो सर झुकाता है। चाहे आप मुस्लिम्स में देखिए तो वो जब भी मस्जिद में जाते हैं तो सर झुका के अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। क्रिश्चियनिटी में देखिए चर्चेस में लोग जाते हैं तो सर झुका के प्रार्थना करते हैं। आप टेम्पल्स में जाइए, मंदिरों में जाइए, वहां पे भी आप ये देखेंगे, गुरुद्वारे में जाइए वहां पे भी लोग मत्था टेकते हैं बिकॉज दे बाव, क्योंकि एक पावर है, एक पावर, एक एजुकेशन जो मतलब जो अच्छाइयों की चीज है जो हमारे जैसे गॉड ने सिखाई, वैसे ही अगर हम टीचर्स अच्छी टीचिंग्स देंगे तो हम लोग बच्चे के लिए एक गुरु से बन जाएंगे। एक गुरु भगवान का रूप होता है, ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा, बट अगर हम लोग अपनी टीचिंग्स टू आवर स्टूडेंट्स अगर हम लोग अच्छी रखेंगे तो हम लोग ऐसी जनरेशन को बहुत जल्दी देखने पाएंगे। आगे बढ़ते हुए अब मैं मेन सेकुलरिज्म पे आपसे बात करूंगा। होप करता हूँ कि अभी तक जितनी बातें मैंने आपको सिखाई हैं, मतलब मैंने समझाने का प्रयास किया है, वो आपको समझ में आया होगा और पॉजिटिव फीडबैक का ही मैं विश करता हूँ कि पॉजिटिव फीडबैक्स ही होंगे। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सेकुलरिज्म, द रियलाइजेशन ऑफ द फादरहुड ऑफ गॉड एंड द ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात लिखी है। द रियलाइजेशन ऑफ द फादरहुड ऑफ गॉड एंड द ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड। सेकुलरिज्म जो होता है एक तरीके से, एक्सक्यूज मी, एक तरीके से ऐसा होता है जिसमें सेकुलरिज्म में मतलब इक्वालिटी हमें बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। तो अगर हम अपने भगवान को अपना परमेश्वर या पिता परमेश्वर बोलते हैं तो सेकुलरिज्म भी कुछ इसी तरीके का है जो हमें एक ब्रदरहुड, एक मैनकाइंड सिखाता है। ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड मतलब कि क्या कहते हैं, हर मनुष्य, हर हर बच्चा या हर ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू वन एंड अनदर। किसी का कोई भी भेदभाव नहीं बर्दाश्त है, मतलब ये इलीगल है। अगर कोई काला है तो उसको भी पढ़ने का उतना ही हक है जितना एक गोरे बच्चे को है। अगर कोई बच्चा हिंदू है या कोई बच्चा मुस्लिम है या कोई बच्चा सिख या ईसाई है तो उन चारों को भी पढ़ने का उतना ही हक है जितना कि एक अदर कास्ट के बच्चे को है। आगे बढ़ते हैं। सेकुलरिज्म कहां से आया, कैसे आया, अब मैं बताऊंगा। द टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेकुलम मीनिंग दिस प्रेजेंट एज और दिस प्रेजेंट जनरेशन। जी हाँ, सेकुलरिज्म जो है ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड था सेकुलम, जिसकी मतलब था प्रेजेंट एज या प्रेजेंट जनरेशन। जिसका मतलब आप आसान भाषा में समझें तो प्रेजेंट एज मतलब जो हमारा आज की जनरेशन है, आज आज मतलब आज जो हम लोग लिव जी रहे हैं कैसा है, वो है सेकुलरिज्म। जॉर्ज जेकब हॉलेट ने 13 अप्रैल 1817 to 22 January 1906 was a British secularist co-operator and a newspaper editor. He was the first man to use the term secularism to restructure a pluralistic society based on the democracy and the tolerance where the equal opportunities were to be given to all irrespective of caste, creed, color, race or the culture. जॉर्ज जेकब हॉलेट जो थे ये सबसे पहले ब्रिटिश सेकुलरिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले वर्ड सेकुलरिज्म का यूज किया था उस जगह पे जहां पर लोगों को उन्होंने मतलब बताया था कि हर मनुष्य इक्वल होता है, हर मनुष्य की इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसको हम लोग कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते उसके कलर, क्रीड, रेस और कल्चर पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द रियल कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज दैट द स्टेट शैल नॉट इम्पोज एनी रिलीजन ऑन द पीपल एंड इट शुड पे इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी स्टेट, कोई भी तरीके से हम किसी भी इंसान या ह्यूमन बीइंग के ऊपर उसको रिलीजन थोप नहीं सकते। अगर वो चाहेगा तो वो हिंदुइज्म
कैरी फॉरवर्ड करे, उसका मन अगर उसका बिलीफ किसी और रिलीजन में आ गया तो वो उसको फॉलो करे. वी आर नॉट द वन टू जज हिम और टू अपोज हिज ways of getting the knowledge of other religion or following that other religion. तो ये हम लोग नहीं कर सकते कभी. ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है. कि सेकुलरिज्म क्योंकि एक बात की साफ देता है कि हर इंसान को उसकी इतनी फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो जी सकता है, जैसे चाहे वैसे अपनी जिंदगी जी सकता है और उसको इक्वली रिस्पेक्ट मिलेगी. अगर वो हिंदू है और कल को वो क्रिश्चियन बनना चाहता है क्योंकि उसका बिलीव क्रिश्चियनिटी में है, उसने बुक्स पढ़ी हैं, बाइबल पढ़ी है, तो वो ही or she can do it. However, definition of secularism, according to Chambers Dictionary, Oxford Dictionary, and Encyclopedia Britannica, according to the Chambers Dictionary, secularism is a belief that the state, moral, education, etc., should be independent of religion. चैम्बर्स डिक्शनरी में यह सेकुलरिज्म को इस तरीके से कुछ डिफाइन किया गया है कि जो मनुष्य का बिलीव है या मॉरल है या स्टेट मॉरल्स है या एजुकेशन है वो टोटली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए उसके रिलीजन से. मतलब उसका रिलीजन उसकी किसी भी चीज के ऊपर अपोज करने वाला ना हो, मतलब कोई अपोज ना करे उसे. आगे बढ़ते हैं. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, सेकुलरिज्म मींस द डॉक्ट्राइन दैट मोरालिटी शुड बी बेस्ड solely और regard to well-being of a mankind in the present life to the exclusion of all the consideration drawn from the belief in the God. मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कुछ इस तरीके से सेकुलरिज्म को डिफाइन करता है कि मनुष्य को अपने प्रेजेंट लाइफ को एक मैनकाइंड जनरेशन की तरफ ट्रीट, मतलब अपने आप को इस तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ में एक ह्यूमैनिटी को, एक ह्यूमनिज्म को राइज दे, मतलब बढ़ोतरी. मतलब ऐसे कार्य वो अपनी जिंदगी भर करता जाए जिससे कि वो किसी के लिए एक आइडियल बन सकता है, लेकिन मतलब जो किसी और को भी गाइड करे, उसको देख के कोई और भी गाइड हो. हमेशा मनुष्य को ऐसे ही लाइफ जीनी चाहिए. और कभी भी ये लिखा है टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल कंसिडरेशन ड्रॉन फ्रॉम द बिलीव इन द गॉड, कि फुल ऑन एक्सक्लूजन, मतलब जो इंसान का बिलीव है कभी इंसान दूसरे इंसान को उसके बिलीफ में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए. साफ बात. ठीक है. अब encyclopedia britannica according to that, anything non-spiritual having no connection with religion or the spiritual matter, anything that is distinctly opposed do not connect with the religious or ecclesiastical thing temporarily as opposed to the spiritual or ecclesiastically. मतलब इसमें साफ जो इंसाइक्लोपीडिया है वो इस तरीके से डिफाइन करती है इसको कि कोई एक ऐसी चीज जो मतलब नॉन स्पिरिचुअली कनेक्ट, मतलब जो रिलीजन से किसी, ये एक सेकुलरिज्म एक इस तरीके का है जिसका कोई भी कनेक्शन उसके रिलीजन से बेस नहीं है. ये साफ आसान भाषा में इतनी बात समझाना चाहते हैं कि सेकुलरिज्म फुल ऑन टू इंडिपेंडेंट है, मतलब वो फुल ऑन इंडिपेंडेंस में रहता है रिलीजन. इतनी बात ये क्लियर भाषा में समझाना चाहते हैं. आगे बढ़ते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ क्योंकि पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है और आई डोंट नो ये ऐसा ही प्रिंटेड है. सेकुलर humanist suspects there is something more glorious human about resisting the religious impulse, about accepting the cold truth, even if that truth is only that the universe is as indifferent to us as we are to it. जी हाँ, इसमें ये साफ ये क्लियर होता है. इसमें जो लाइंस लिखी हैं वो ये लिखी हैं कि ह्यूमन बीइंग से, मतलब एक सेकुलर ह्यूमिस्ट जो है, जो एक इस तरीके का सस्पेक्ट है ग्लोरियसली कि आम इंसान इस चीज को बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाया आज तक कि सेकुलरिज्म है और ना उसको कोई समझा पाया. जैसे कि मनुष्य इन्वायरमेंट क्या है नहीं समझ पाया, वैसे ही लोग सेकुलरिज्म को भी नहीं समझ पाए कि सेकुलरिज्म है. जैसे कि यूनिवर्स मनुष्य के से बिल्कुल, कि मनुष्य को नहीं पता यूनिवर्स में क्या है, कैसा है, क्यों है, वैसे ही उसके लिए ये सेकुलरिज्म भी कुछ इस तरीके का. और एक और फोटो मैंने यहाँ पे इमेज एक इनपुट करी है, इसको आप लोग गौर से देखेंगे तो इसमें लिखा है इंडियन, जिसमें आई हिंदुइज्म, एन जैनिज्म, डी बुद्धिज्म, आई सिखिज्म, ए
इस्लाम एंड एन दैट इज क्रिश्चियनिटी, ये वाकई बहुत अच्छी चीज। आप इस पर करेंगे, अगर आप इसको नोटिस करें और इस पर अगर डीप स्टडी करने आगे बढ़े तो आपको एक चीज मिलेगी कि हमारे इंडियन वर्ड में ही क्या कहते रिलीजियस का इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से है कि हर मनुष्य को उसके रिलीजन चूज करने की इंडिपेंडेंस है। ये बहुत अच्छी चीज है जो सिर्फ हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन कंट्री में है, और किसी कोई भी कंट्री इस तरीके का अलाउंस नहीं देती है जल्दी। Okay, so moving forward, the characteristics of a secular states are the state as such has no religion of its own. It does not award the preferential treatment to the followers of any faith, and it does not discriminate against any person on account of his faith. All citizens are eligible to enter the government service irrespective of the। जी हाँ, ये 4 पॉइंट्स को अगर आप गौर से देखें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये साफ बात होती है कि कोई भी स्टेट, इंडिया का कोई भी स्टेट कोई पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग नहीं करता है कि मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाला हूँ, ये उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पर क्या कहते हैं हिंदुइज्म ही चलेगा या यहाँ पर सिर्फ हिंदू की बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम किसी और स्टेट में रहते हैं, मतलब महाराष्ट्र में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गणेश जी को ही पूजा जाएगा और कोई रिलीजन वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसके लिए बैन है, ऐसा कहीं नहीं है। कोई भी स्टेट को कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को ऑथराइज या इम्पोज करने की अथॉरिटी नहीं है। इट डज नॉट अवॉर्ड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द फॉलोअर्स ऑफ एनी फेथ, मतलब किसी भी, मतलब कोई भी, हम और आप कोई भी रिलीजन को करते हो, इससे हमारा किसी भी रिलीजन पे फेथ हो, इससे कोई भी हमें कोई भी अलग तरीके का वो नहीं मिलेगा कि भैया मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं इस स्टेट में रहता हूँ तो मुझे अलग से चीजें चाहिए, मतलब मैं ऐसा नहीं रह सकता हूँ, मैं हिंदुओं के बीच में नहीं रह सकता हूँ, मैं मुस्लिम्स के बीच में नहीं रह सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी स्टेट में आपको ऐसी अथॉरिटीज नहीं दी जाएंगी। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द अकाउंट ऑफ हिज फेथ। इवन ये भी बात सही है कि हम ह्यूमन बींग्स, अगर हम क्रिश्चियन हैं तो हमको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि ये क्रिश्चियन है और ये हमारी सोसाइटी में नहीं रहेंगे और ऐसा है, और ये क्रिश्चियन है तो हम इनको क्या कहते हैं अपनी किसी भी सोसाइटी में इंडल्ज करने नहीं देंगे, हम इनको कोई भी नेता बनने नहीं देंगे, हम इन्हें कोई टीचर नहीं बनने देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ऑल सिटीजन्स आर एलिजिबल टू एंटर द गवर्नमेंट सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ। जी हाँ, हम कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, जो भी हम गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करना चाहें हम कर सकते हैं, हमें कोई भी रोक नहीं सकता कि हम किसी और रिलीजन से हैं या तो हम तो ये नहीं कर सकते। मतलब जैसे ओल्ड एज, अगर हम लोग पीछे जाए तो बात करते हैं ना, जैसे कि ब्राह्मण्स जो होते थे वो मतलब पढ़ाने का उनको राइट, मतलब दे आर हाईली एजुकेटेड, उनको माना जाता था कि, और जो सबसे लोअर क्लास होती थी वो पढ़ने के लिए नहीं होते थे, वो सिर्फ लेबर काम करने के लिए होते थे, मतलब छोटे मोटे काम करने के लिए स्वीपर्स एंड फोर्थ क्लास एम्प्लॉय होते थे। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को, अगर हम छोटी जात से भी बिलोंग करते हैं, मतलब वी आर बिलोंगिंग टू अ वेरी लो कास्ट, अगर हम, मतलब समझ लीजिए हम एक काम वाली के बच्चे हैं या हम एक सर्वेंट के फोर्थ क्लास एम्प्लॉय के बच्चे हैं और हम स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते हैं और हम अगर IAS IPS का अपना पेपर देना चाहें तो आई एम एलिजिबल एंड आई हैव द अथॉरिटी टू गिव दैट एग्जामिनेशन। हमें कोई भी हमारे फेथ या हमारे कास्ट के बिहार पे रोक नहीं सकता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, हिस्ट्री ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। हाँ, ये थोड़ा सा वाकई बहुत अजीब चीज थी, ये मेरे को मिल गई, मैंने गूगल से एक्चुअली निकाला है ये कंटेंट को, ठीक है, मैं आपको पढ़ूंगा। तो बहुत से लोग जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनको ये चीज पता हो ना पता हो, मेरे को नहीं पता, बट आई वॉज रियली शॉक कि एम्परर अशोका के टाइम से ही सेकुलरिज्म का मतलब इन्वेंटमेंट हो चुका था। जैसे कि मैं देखिए पढ़ता हूँ, एम्परर अशोका was the first great emperor to announce as early as 3rd century BC that the state would not prosecute any religious sect. In his 12th rock edict, Ashoka made an appeal not only for the tolerance of all religions, sects, but also to develop a spirit of a great respect toward them. He pleaded for restraint of a criticism of other religious sects. He asked people to become perfect in the scriptures of other religions.
The religious tolerance expressed by the Ashoka more than 2300 years ago has been one of the cherished Indian social value. Ashoka's secular outlook is one of the landmark not only of Indian civilization but also of the human civilization itself. Yarnak 2006. Even after the advent of Jainism, Buddhism, and later Islam and Christianity into the Indian soil, the quest of the for religious tolerance and coexistence of a different faith continued. जैसे कि मैं आपको जैसा मैंने अभी पढ़ा है कि अशोका के टाइम पे ही, मतलब एम्परर अशोका के टाइम पे ही एट द 3rd BCE सेंचुरी बीसी में उन्होंने ये चीज मेंशन करी थी कि हर इंसान को इंडिपेंडेंस है, कि वो किसी भी रिलीजियस के स्क्रिप्चर को उठा के पढ़ सकता है और उस रिलीजन के बारे में जानकारी रख सकता है। उसको कोई भी किसी भी और रिलीजन के टॉलरेंस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अगर अपने अर्ली वैदिक पीरियड को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या लेटर वैदिक पीरियड को, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज है उसमें, लेकिन मैं बात को बताना चाहूंगा कि हम ये देखते हैं और ये बात हम लोग पढ़ते भी आए हैं कि कैसे बुद्धिज्म को, मतलब कैसे ब्राह्मण्स को अलाउड था एजुकेशन को ग्रहण करना और कैसे नीची जात के लोगों को अलाउड नहीं था एजुकेशन को ग्रहण, जबकि ये सब चीजें जो हैं आज से 3rd सेंचुरी बीसी में ही अशोका एम्परर ने कही थी। आगे बढ़ते हैं। There are the opening words of the preamble to the Indian Constitution. We, the people of India, have solemnly resolved to the Constitution India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, income, and political liberty of the thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. जी हाँ, ये बात सही है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात लिखी है कि जो इंडिया है दैट इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड अ रिपब्लिक कंट्री। यहाँ पर हर इंसान को जस्टिस का पूरा हक है, उसके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल व्यूज पे लिबर्टी है, उसको अपने एक्सप्रेशंस, अपने बिलीव्स, अपने वर्शिप को चूज करने की, इक्वालिटी है उसको किसी भी एजुकेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने और किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी को पाने की, और फर्टर्निटी है कि उसके डिग्निटी और उसकी मतलब इंडिविजुअल डिग्निटी उसकी को कोई हार्म नहीं कर सकता, इंडिविजुअल उसकी खुद की एक अपनी डिग्निटी। आगे बढ़ते हैं। 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट states such as the preamble has been amended only once so far on 18th December 1976 during the emergency in India. The Indira Gandhi government pushed through the several changes in the 42nd Amendment of the Constitution. The committee under the chairmanship of the Sardar Sarwan Singh recommended that this amendment be enacted after being constituted to study the question of amending the Constitution. It in the light of the past experience, through this amendment, the words socialist and the secular were added between the words sovereign and the democratic, and the word unity of the nation were changed to the unity and the integrity of the nation. जी हाँ, जैसे हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में भी ये लिखा, ये क्लियरली मेंशन है, जो कि 18 दिसंबर 1976 में जब इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, मैं नहीं था, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, मैंने पढ़ा है। थिंग इज दैट, तो उस समय इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में लागू करवाया था। जब चेयरमैन हमारे सरदार सरवन सिंह जी थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं कहा था कि जो, जैसे कि इसमें लिखा है, थ्रू दिस अमेंडमेंट द वर्ड्स ऑफ द सोशलिस्ट एंड द सेक्युलर were added between the words sovereign and democratic, and the word unity of the nation were changed to the unity and the integrity of the nation. मतलब कि जो सोशलिस्ट एंड द सेक्युलर जो वर्ड है, जो मतलब है, ये हमारे सोवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में ऐड किया गया था, और जो यूनिटी ऑफ द नेशन था उसको चेंज करके यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया, जिसका साफ मतलब ये होता है कि हर मनुष्य को एक साथ और उसकी एक इक्वल इंडिविजुअल, उसकी एक आइडेंटिटी है, वो
किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस कास्ट को बिलोंग करता है, कैसे अपनी लाइफ जीता है, डजंट मैटर, लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। सो मूविंग फॉरवर्ड, इंडियन कंसेप्ट ऑफ अ सेकुलरिज्म, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी, सर एस राधाकृष्णन जी एंड बी आर अम्बेडकर ने किस तरीके से कोट किया है, मैं पढ़ूंगा और समझाने के प्रयास करूंगा। द सोल ऑफ द रिलीजन इज वन, but it is engaged in multitude of forms. Wise men will ignore the outward crust and see the same soul living under a variety of the crust. जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि the soul of the religion is one, but it is engaged in multitude of a form. मतलब जो हमारे अंदर आत्मा धर्म को लेकर है वो सबकी सेम है। हम में से जितने बच्चे ये इस बात को जो आज सुन रहे हैं, सब अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? सभी करते हैं ना? सबके अंदर ये आत्मा होती है कि कोई हमारे धर्म को कोई कुछ नहीं बोल सकता। एम आई ऑडिबल? Yes. सो प्लीज लिटिल बिट रिस्पॉन्ड माय नीड। क्या हम बच्चों में ये है ना कि हम सब अपने रिलीजन को, क्या कहते हैं, अपने रिलीजन को लेके बहुत ही कट्टर टाइप के हैं ना? ये बात तो सही है ना कि सबको अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट सब करते हैं? ये बात सच है ना? हाँ, सब रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कट्टर कितने हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। या आई एग्री। थैंक यू। बट इट इज एंगेज इन अ मल्टीट्यूड ऑफ फॉर्म्स, जैसा कि अभी एक हमारी दीदी ने बोला, पूजा दीदी ने। जी बाजी आपकी सही है। वाइस मैन विल इग्नोर द आउटवर्ड क्रस्ट एंड सी द सेम सोल लिविंग अंडर अ वैरायटी ऑफ। जो इंसान, मतलब महात्मा गांधी जी के हिसाब से जो उन्होंने कहा था कि जो एक मनुष्य होगा वो कुछ इस तरीके से दुनियावी चीजों को हटा के, मतलब आउटवर्ड कस्ट को हटा के इग्नोर करेगा अपनी लाइफ से, और एक उस सोल को जो उसने अपने रिलीजन से सीखा, मतलब जो उसकी आत्मा को उसने रिलीजन को पढ़ के सीखा है, वो उसको ही देखेगा। उसके रिलीजन ने उसको एकता, सम्मान, सब कुछ सिखाया है, बड़ों का आदर सिखाया है, तो वो वही ही करेगा, वो दुनियावी चीजों को नहीं देखेगा। आगे बढ़ते हैं। एस राधाकृष्णन जी ने कैसे कहा है, सेक्युलरिज्म डज नॉट मीन एनीथिंग इररिलीजियस और एथमेटिक और इवन स्ट्रेस ऑन द मटेरियल कंफर्ट्स, रेदर इट ले स्ट्रेस ऑन द यूनिवर्सलिटी ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज व्हिच मे बी ऑब्टेन्ड बाय द वैराइटीज ऑफ द वेज। जो मैं इतनी देर से बोलता आ रहा हूँ, इट्स द सेम वही है कि कोई भी अपने रिलीजियस पे स्ट्रेस नहीं कर सकता है। ठीक है, हर इंसान का एक अलग वे होता है स्पिरिचुअलिटी वैल्यूज को ग्रैब करने का और उसको एक्सप्रेस करने का। बी आर अम्बेडकर जी ने कुछ इस तरीके से कहा था, ऑल दैट सेकुलर स्टेट मीन इज दैट this parliament shall not be consented to impose any particular religion upon the rest of the people। बी आर अम्बेडकर जी ने कुछ इस तरीके से कोट किया है कि वो अपनी ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है, जो मतलब उनका कहना था कि कोई भी सरकार एक्ट कर रही है, अब वो किसी भी रिलीजन को हो, लेकिन वो अपना रिलीजन अपने लोगों पे, अपनी मतलब जनता पे अपोज, मतलब उस पे लागू नहीं, मतलब प्रेशर नहीं बना सकते कि आप इधर, इट्स टोटली इलीगल। सो मूविंग फॉरवर्ड, the idea secularism is one of the fundamental aspects of the Indian, has no national religion and it provides all religions with equal opportunities। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया हैज नो नेशनल रिलीजन, मैंने आपको भी सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने ये बात बोली थी कि इंडिया का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, वो हर रिलीजन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है। अब हम आर्टिकल्स में बात करते हैं। हमारे आर्टिकल 25, 28 और 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म की बातें जो है ये हमारे आर्टिकल 25, 28 और 30 में आती हैं। और 28 में कुछ इस तरीके से लिखा है जिसको मैंने मेंशन किया है, नो पर्सन अटेंडिंग any educational institute recognized by the state or receiving state funds shall be required to take part in any religion instruction that may be imparted in such instruction, or to attend any religion worship that may be conducted in such a situation or any premises attached thereto, unless such person is a minor or his
guardians have given him consent thereto. इसमें आर्टिकल 28 में साफ इतनी बड़ी बात लिखी है, लेकिन मैं बहुत छोटे शब्दों में बात समझाना चाहता हूँ। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हक नहीं है कि वो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को ले ले और सारे बच्चों से कहे कि इसको आके करो, अनटिल अनलेस उन बच्चों के पेरेंट्स ने उनको ऑथराइज किया हो या उनको परमिशन दी। ये बहुत आसान भाषा में मैंने समझा दिया, ठीक है। सी, जैसे कि आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, सेकुलरिज्म इन एजुकेशन नाउ। इसमें देखिए एक बच्ची है जो उसने हर रिलीजन का अपना एक सिंबल बनाया है, उसके बाद लिखा है गॉड इन स्कूल, बट उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है आगे। सो आगे ये बहुत ही, कह सकते हैं, अगर आप इस पर बहुत ही नोटिस करें तो ये बात गलत है कि सही है, आई डोंट नो। वाकई ये क्वेश्चन, मतलब मैंने जब इस पिक्चर को देखा था तो मेरे को ऐसा लगा था कि ये क्यों लिखा उन्होंने, कुछ ऐसा क्यों हो सकता है कि गॉड इन स्कूल क्वेश्चन मार्क, क्या स्कूल में भगवान है इस तरीके से? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे टीचर्स, हमारे गुरु जो हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, वही हमारे भगवान। हम बच्चों के, जो हम लोग आने वाला कल है इस देश का, हमारे लिए भगवान हमारे गुरु हैं। अगर हमारे गुरु हमारे साथ हैं, हमारे गुरुओं की आशीष हमारे साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, then we can do anything. So moving forward, need of the secular एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में सेकुलर एजुकेशन की क्या क्यों जरूरत है, मैं आपको आप पॉइंट वाइज समझाऊंगा। इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस एंड कल्चरली वेरिड सोसाइटी। ये सब आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है और बहुत सारे कल्चर्स यहाँ पे होते हैं। मतलब हर कल्चर का एक, मतलब हर कल्चर फेस्टिवल्स हमारे सोसाइटी में पाए जाते हैं। फेनेटिज्म, कम्युनलिज्म एंड रिलीजनलिज्म आर ऑन द इंक्रीज, एक्सक्यूज मी, आर ऑन द इंक्रीज। ये भी कुछ आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, इट्स क्वाइट क्लियर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, नेशनल आउटलुक एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नीड टू बी प्रोपोगेटेड। जी हाँ, ये बात भी सही है कि हम एजुकेशन में जब ये सब चीजें, सेकुलरिज्म का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमें पता चलेगा कि असलियत में इक्वलिटी की मतलब, महानता क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, और आउटलुक इंटरनेशनली, नेशनल आउटलुक जो है वो, और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि हमारी इंक्रीज होगी। ये मेन वो है कि हमारी, मतलब बच्चों के सोचने की थिंकिंग बदलेगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो परदादाओं ने बताया था कि उस बच्चे से नहीं खेलोगे, उस बच्चे के साथ बात नहीं करोगे क्योंकि वो छोटी लोअर कास्ट का है, तो ऐसा नहीं है। थिंग्स चेंज, आज हम सब इक्वल हैं। ये सब हम लोग कब पढ़ेंगे, हम कब चीजों को समझ पाएंगे, कब इसको अपनी लाइफ में मतलब लागू कर पाएंगे? जब जब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वी नीड सेकुलर एजुकेशन ड्यू टू द इरोजन ऑफ द वैल्यूज, नैरो माइंडलेस एंड सेल्फिशनेस। हमें सेकुलरिज्म का एजुकेशन पे नीड सिर्फ इससे, क्योंकि हम जो पुरानी बातें जो हमारे बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, हम उनको हटा सके, हम उनको बता सके नहीं, अगर हमारा ब्लड रेड है, अगर हमारा खून जो है वो लाल कलर का है, तो जो दूसरा बच्चा है, अगर वो हमारे 4th क्लास एम्प्लॉय का भी बच्चा है ना, तो उसका भी ब्लड जो है वो रेड कलर का ही है, वो कहीं और से नहीं आया है। उसके पास भी उतनी ही हड्डियां हैं जितनी हमारे शरीर में है। उस वो भी ऐसा ही है कि अगर उसकी बॉडी से सोल निकल जाए तो उसकी डेथ हो सकती है, जैसे मेरी अगर बॉडी से सोल निकल जाए तो हाँ बेटा, मेरी डेथ हो सकती है। वो कोई एलियन नहीं है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टू ट्रेन द यूथ टू बी द गुड सिटीजन। जी हाँ, जब सेकुलरिज्म की इतनी नॉलेज हम चिल्ड्रन को दे पाए, चिल्ड्रन को देंगे, तो बेसिक है वो एक गुड सिटीजन बनेगा। तो inculcate in this youth society, social, moral and the cultural values। जी हाँ, ये भी बात क्लियर है कि जब हम ये सब चीजों को समझेंगे तभी तो हमारा जो यूथ है वो किस तरीके से सोशलाइज हुआ, कैसे उसके मॉरल्स व्यूज बदलेंगे, कैसे वो कल्चर वैल्यूज के थ्रू वो सब चीजों को उन लोगों को समझा पाएगा जिन्होंने कभी सब चीजों के बारे में पढ़ा ही नहीं है। तो स्ट्रेंथन द सेकुलरिज्म एंड द ह्यूमन रिलेशनशिप इन इंडिया। जी हाँ, जब हम सेकुलर के बारे में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ह्यूमन रिलेशनशिप असलियत में होता क्या है। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक इंडिया। जी हाँ, आज जो हमारे देश को सबसे ज्यादा नीड है, हर जगह कहते नहीं है हिंदुत्व चल रहा है,
हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो रहा है, किसी भी देश को फायदा उठाना होता है तो वो हिंदू मुस्लिम के कमेंट कर देता है और फिर बवाल शुरू हो जाता है। जी ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम लोग आज हम लोग समझ के चलेंगे ना, तो आने वाला कल जो है वो हम ही लोगों से है। तो हम जब अच्छे बनेंगे तो हम अपने बच्चों को या अपने अपकमिंग जनरेशन को भी अच्छा समझा पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे कि नहीं, हिंदू मुस्लिम को लड़ना नहीं है। हम सब जो है एक ह्यूमन बीइंग है। हम सबके धर्म एक ही बात सिखाते हैं, दैट इज पीस, कि सबको एक साथ जुड़ के रहना है। मूविंग फॉरवर्ड, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेकुलर एजुकेशन। सेकुलर एम, जो कि मैं अभी तक समझाता आया हूँ, मल्टीपल करिकुलर, ये कुछ इस तरीके का है, ये कुछ ऐसा है जहाँ पे जो करिकुलम, मतलब इस तरीके से आप समझ लीजिए, को करिकुलर एक्टिविटीज जो होंगी वो कुछ इस तरीके से मोटिवेशनल टाइप की हो, मतलब बहुत सब तरीके का, मतलब अब आप ऐसा समझो जैसे कि बहुत से लोगों ने एक शायद एक मूवी आई थी, मेरे को नाम उसका बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उसमें कुछ 5 लोग आए थे और वो सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से थे, और उन्होंने एक दूसरे का रिलीजन का गेटअप ले रखा था। पीके सॉरी, पीके मूवी में। या समवॉट लाइक दैट। तो उसमें आपने देखा था ना कि लोग पहचानने में धोखा खा गए थे कि कौन सा धर्म का है, क्योंकि उन्होंने उनके अटायर देख के डिसाइड किया, मगर बाद में सब अपोजिट है ना। तो हम जब खुद नहीं पहचान सकते कौन किस रिलीजन से बिलोंग करता है, अगर वो अपना अटायर बदल, तो क्या है, तो ये चीज आएगी, ये है। एंड थर्ड पॉइंट है, दैट इज साइंस टीचिंग, ये भी इंक्रीज होगी। एंड लाइक द टीचर्स, ये भी बात सही है कि टीचर्स भी मोटिवेट होंगे, क्योंकि जब देखिए हम टीचर्स बनने वाले हैं, हमको जब सामने से रिस्पांस मिलता है तभी तो हम और अपना एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, पूरी क्लास चुपचाप बैठी सुन रही है, नो रिस्पॉन्स, तो क्या आप नेक्स्ट टाइम उनको उसी इंथुजियास्टिक से पढ़ाएंगे? आपका भी धीरे धीरे मोरल डाउन। मोरल आउट नेक्स्ट कमिंग फॉरवर्ड, मॉरल आउटलुक। मॉरल आउटलुक मीन्स हम हमारी बॉडी, हम चिल्ड्रंस के मॉरल आउटलुक, मतलब मॉरल वैल्यूज उनके अंदर डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ वाइडर विजन, मतलब सोच, बड़ी सोच जिसे कहते हैं ना, ब्रॉड थिंकर। मतलब लोग बोल देते हैं ब्रॉड थिंकर, होते नहीं है। अगर आप उनसे कह दो कि मतलब वो बैठे हो और उनके बगल में कोई स्वीपर आके बैठ जाए, तो वो सट से उठ के खड़े होके दूर जाके खड़े हो जाते हैं लोग, लेकिन कहते हैं आई एम अ वाइडर विजन, मतलब मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, मैं बहुत ऊंचा सोचता हूँ, आगे की सोच करती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम एजुकेशन देंगे इस तरीके की, तब हमारे अंदर ये चीज बनेगी। फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सब आप जानते ही हैं। कल्चरल डेवलपमेंट, ये भी आपको मैं समझा चुका हूँ। एंड द लास्ट पॉइंट इज ह्यूमैनिटेरिज्म। ह्यूमैनिटेरिज्म मतलब, ये भी आप समझ ही गए होंगे, जो ना समझ पाए हों या जिनको थोड़ा सा डाउट हो, मैं उनको बता दूं। मान तत्व, मतलब हिंदी में उसे क्या कहते हैं, ह्यूमनिज्म आप ऐसे समझिए कि मतलब मानवता, मानवता जिसे कहते हैं ना, मानवता, दैट इज समव्हाट दिस, कि हम एक मानव होने के कारण दूसरे ह्यूमन मानव की मदद करें। ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ, रीजन फॉर इम्पार्टिंग द सेकुलर एजुकेशन। First point is secular education develops a moral outlook. Second point is secular education helps in the development liberal attitudes and the values. It develops, third point, it develops the wider vision. It develops an attitude of appreciation and understanding of other point of the view. It develops the democratic values and the humanistic outlook. Secular education synthesizes the materialism and spiritualism. Secular education serves as an antidote to the religion, fetishism, and the hatred. ऊपर के आई थिंक मैंने जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं वही सब लिखी हुई हैं। एक लाइन इसमें जो 7th पॉइंट है, द सेकुलर एजुकेशन सर्व्स एन एंटीडोट टू द रिलीजन, फेटिनिज्म एंड हेट्रेड, मैं एक बार फिर से समझाना चाहूंगा। इसमें ये कुछ इस तरीके की बात करते हैं कि जब हम चिल्ड्रन को या चाइल्ड को एक इस सेकुलरिज्म की एजुकेशन देते हैं ना, तो वो इस तरीके का काम करता है, जैसे अभी कोरोना वायरस में हम लोग वैक्सीनेशन लगा रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर देगी, तो हम उस चीज को अपने उस वायरस से लड़ सकते हैं, हमारी बॉडी उस वायरस से लड़ सकती है। सेम इज द एजुकेशन। एजुकेशन एक तरीके का वो वैक्सीनेशन है जो जो बच्चे के अंदर माइंड में उसने कहीं ना कहीं देख लिया ना कि हमारे घर में सर्वेंट आती है, वो जमीन में बैठती है, तो मैं उसके बराबर, मतलब मैं उससे ऊंचा हूँ, और क्या कहते हैं, मैं उसके बच्चे से दोस्ती नहीं करूंगा। जब हम इसका एजुकेशन देंगे ना कि नहीं, वो भी बच्चा सेम है, तो ये जो 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 गैप है ना, ये जो डिफरेंस गैप है ना, ये खत्म हो जाएगा, ये चीज एकदम खत्म हो जाएगी।
कि नहीं, अगर हम चम्मच से खाना खाते हैं, हम एक प्रॉपर प्लेट में खाना खाते हैं, अगर हम उस गिलास से पानी पीते हैं, तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी उस प्लेट और उस चम्मच से खाना खाने का हक रखता है। अगर हम बेड पे बैठते हैं तो वो भी बेड पे बैठ सकता है। ये चीज खत्म हो जाए, ये जो गैप लोग बच्चों के अंदर माइंडसेट बन जाता है ना, जो माइंडसेट हो जाता है कि नहीं वो, वैसे बहुत से आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, तो स्कूल में हर बच्चा बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। जो क्लासरूम होता है ना, उसमें बहुत से बच्चे जो होते हैं वो छोटे बच्चे, मतलब छोटी क्लास से होते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स जो है वो कम कमाने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी अपने जरूरतों की अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। मिडिल क्लास के होते हैं, रिच क्लास के बच्चे। उसी इन तीनों दायरों में एक बच्चा ऐसा भी होता है जिसकी फीस जो है माफ होता है, वो होता है एक लेबर का, मतलब एक फोर्थ क्लास, उस स्कूल के फोर्थ क्लास एम्प्लॉय का बच्चा, जिसकी फीस माफ होती है क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन है। ये चीज आपको ज्यादातर हमारे जो मिशनरी स्कूल्स होते हैं, लाइक जो फादर्स के स्कूल्स होते हैं या सिस्टर्स के स्कूल्स होते हैं, या वो स्कूल जो मिशन के थ्रू चल रहे होते हैं, उनमें ये एक लॉ होता है कि कोई भी मिशनरी का स्कूल हो, उसमें एक ये बात की लॉ का प्रॉपरली मेंशन है कि जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय है, अगर उसका बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसकी फीस जीरो होगी, उसको कोई भी फीस देनी नहीं है, और उसका बच्चा पूरी एजुकेशन को पा सकता है, तो वो भी बैठा होता है। तो हम जब सेकुलरिज्म को एजुकेशन से इतना पढ़ाएंगे ना, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये खत्म हो जाएगा कि सिर्फ साथ बैठने वाला नहीं है, वो भी हमारा एक क्लासमेट है, वो भी हमारा दोस्त बन सकता है, हम भी उसके बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, वो भी हमारी बर्थडे पार्टी में आ, ये डिफरेंस करना होगा। So moving forward, in a multi-religious country like India, the spirit of the secularism is to be developed in order to maintain the unity and the integrity of the nation. Education should play a positive role in preparing the people for a secular society and a purposeful life. We hope the secularism will develop into a stronger force leading to the society, social unity of India, when institutionalized religions gradually lose their coercive holds on the young generation. इसमें ये साफ, मैंने जितनी बातें आपको अभी तक बताई हैं वही लिखी हैं कि कैसे सेकुलरिज्म का एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट, और कैसे उसने हम चिल्ड्रंस का आने वाले कल का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया। फुल जनरेशन विल चेंज। जो आज जनरेशन हिंदू मुस्लिम के झगड़े में एक दूसरे को मारने और काटने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगा अगर हमारी एजुकेशन इस तरीके से होए कि सेकुलरिज्म, हम सब एक हैं, हम सब हिंदू, हम सब एक ह्यूमन बीइंग है। ये जो हम आज देखते हैं ना कि यहाँ दंगा हो गया, वहां हो गया, और यूथों को जो भड़काया जाता है भाषण देके, है ना, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर, मैं किसी रिलीजन का नाम ना लेते हुए सिर्फ ऐसे बताऊंगा कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बोल के नहीं भड़काया जाता, सब सारे रिलीजन के यूथ को कुछ भी बोल के भड़काया जा सकता है, बिकॉज हमारे पहले के लोग हैं उनको इस तरीके की एजुकेशन नहीं मिली। उन्होंने अपने रिलीजन की बाइबल, मतलब होली बुक्स को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पढ़ा, और लोगों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के समझाया कि जो लोग पुराने हैं वो उसी को सुन के उसी को सच मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सो अगर हमारे सेकुलरिज्म में अगर एजुकेशन से इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर हम कायदे के पढ़ेंगे, तो ही हम लोग कायदे के बनेंगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर ऑफ द एजुकेशन कमीशन, जो कि 1964 से 66 के बीच में था। फर्स्ट चैप्टर ऑफ द एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, which is known as a Kothari Commission. Education and the national objective as are declared as follows: the destiny of India is not being shaped in her classroom. This we believe is no more realistic in a world based on science and technology. It is education that determines the level of prosperity, welfare, and security of the people. On the quality and the number of the person coming out of our schools and the college will depend our success in the great enterprises for national reconstruction, whose principal objectives is to raise the standard of the living of our people. इसमें इतनी बातें लिखी हैं, मैं बहुत कम शब्दों में बस सीधा सीधा ये समझाना चाहता हूँ। इसमें सिर्फ यही लिखा है कि हम जो एजुकेशन बच्चों को देंगे, जो आज ये वर्ल्ड है, दैट इज अ साइंस एंड द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, ये वर्ल्ड सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पर हम और आप जब अच्छे एजुकेशन पाएंगे, जिनको अगर हम इक्वली सारी एजुकेशन पा सकते हैं, तो हम कुछ भी बन सकते हैं। हमारे आने वाला कल जो है वो हमारा जो आने वाली जो हमारी प्रॉस्पेरिटी है, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, वो कुछ भी हो सकता है। वो सिर्फ हमारी पढ़ाई के बाद, हमारे कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन हमारी इस प्रॉस्पेरिटी, इस वेलफेयर या हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को डिसाइड नहीं करता।
अगर हम अच्छा पढ़ेंगे, कायदे से अपनी लाइफ में हर चीज को लेके चलेंगे, इक्वालिटी में रहेंगे और इक्वालिटी को बढ़ोतरी देंगे, ह्यूमनिज्म को देंगे, तो आने वाला लिविंग स्टैंडर्ड सबका बदल सकता है, सारे बच्चों का, चाहे वो छोटे फोर्थ क्लास एम्प्लॉय का हो और चाहे वो एक सीए का बच्चा हो या एक बैंकर का बच्चा हो या एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता हो। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ रिच के बच्चे जो हैं वो दम नीचे आ जाते हैं और कहाँ एक रिक्शा चलाने वाले बच्चा जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। या सब आप भी पढ़ते होंगे, होपफुली आप लोगों को बहुत चीज़ों की नॉलेज होगी। मैंने तो बस पढ़ा, मैंने जितना मेरे को ग्रैब हुआ, जितनी नॉलेज मैंने समझी, मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए 31st कैब एनुअल मीटिंग, in it resolution delineated measures for the emotional integration through a pledge to be taken by all students. The board recommended that the pledge suggested by the emotional community, slightly amended as under, should be taken by all students and the teacher at the beginning. At the beginning of each working day, this practice was suggested should be adopted in all institutions latest by 26 January 1965. The community also recommended that this pledge should be translated into religious languages and printed in every textbooks and the school calendar. So इसमें ये है कि एक इस तरीके का, मतलब एक आप कह सकते हो कि एक इस मीटिंग में ये निकाला गया था कि एक प्लेज बनाया जाएगा, ठीक है, जो प्लेज है जिसमें जो हर टीचर हर स्टूडेंट को करना बोलना पड़ेगा, हर इंस्टीट्यूशन में बुलवाया जाएगा और ये हर स्कूल बुक्स के टेक्स्ट पेजेस, मतलब फर्स्ट टेक्स्ट पेज बुक में छपा होगा और स्कूल कैलेंडर्स पे भी ये प्लेज जो है वो प्रिंटेड होगा. So moving forward, the National Policy of Education 1986, change in the curriculum, the erosion of the values from the society should tackle with the readjustment in the curriculum. जी हाँ, ये कुछ इस तरीके का था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की, जिसमें जो पुरानी वैल्यूज हैं, मतलब जो पुरानी चीजें सोसाइटी की हैं, जो पुरानी लोगों ने सीखे दी हैं, उसको आगे उनको सबको हटाते हुए जो असली में मतलब जो असली एजुकेशन, मतलब उनका रियल मीनिंग है उस चीज का, वो करिकुलम में ऐड करना है. उस तरीके से उनको समझाना, उस चीज का, उस वैल्यूज को, उन वैल्यूज को उन चिल्ड्रंस के अंदर डालना है कि ये है, दिस इज द रियलिटी. वो नहीं कि जो तुम्हारे जो अर्ली में जो तुम्हारे दादा ने या तुम्हारे अर्ली जनरेशन ने जो सुना था उनको किसी ने सुनाया था, वो नहीं, जो है, जो एट प्रेजेंट है, जो एक्चुअली मीन करता है, जो एक्चुअली सरवाइव करता है, वो समझो, वो मॉरल वैल्यूज है. Universal and internal values. Education should foster the universal and internal values in the cultural pluralistic society towards the unity and integration. जी हाँ, सिर्फ बच्चों में मॉरल वैल्यूज ही नहीं, बल्कि उनके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है उनके अंदर की यूनिटी, हर इंसान की इंटीग्रेशन, ह्यूमनिज्म इस तरीके से उनके अंदर डालना है कि वो सबको अपने समान समझना शुरू करें. Third point, positive content. Value education should have a profound positive content based on our heritage, national goals, and the universal perceptions. So, आगे बढ़ते हुए, role of a teacher. Now, the teacher can play a ground breaking role in promoting the values of the secularism by creating a relevant opportunity and encouraging the children of a different caste, communities, and the religions to celebrate, appreciate, and respect each other, festivals, culture, practices, and the ways of the life. Such activities, if done genuinely, can establish and nurture cordial feelings among the people belonging to the different culture backgrounds. It is also critical for the smooth functioning of the school because difference, if not understood adequately, may lay seeds of anthropocentrism and prejudice. All this may ultimately render the differences into the defects and lead to the social conflicts. ये पूरे बड़े पैराग्राफ में जो चीजें लिखी हैं फॉर अ टीचर, एक जो टीचर होता है उसको बच्चों का एजुकेशन देनी है, वो तो उसका एक कर्तव्य है, लेकिन टीचर को भी अपने अंदर एक तरीके का ऐसा बना के रखना चाहिए, मतलब एक ऐसी ऐसी मॉरल वैल्यूज को अपने अंदर इनबिल्ड करके रखना चाहिए कि हम अपने किसी भी एक्शन के थ्रू या किसी भी अपने वे ऑफ लिविंग के थ्रू हम किसी भी रिलीजन या किसी कल्चर या किसी चीज को हम बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं,
हमें सबके लिए इक्वल ही रहना चाहिए। हमको एक ऐसा रोल प्ले करना चाहिए कि जो हम अपने बच्चों को सिखाने जा रहे हैं, क्या हम वास्तव में अपनी लाइफ में उसको मानते हैं, क्या हम उस पर चलते भी हैं कि नहीं चलते हैं। ये सबसे बड़ा होना चाहिए एक टीचर के लिए। A well-planned syllabus containing the essential moral values, teaching efficiently to promote the values through the subject, religion instruction for the different religion with the stories and the models for the epics, celebration of the festivals of the different religions, a particular religion faith should not be emphasized, trip to the different centers of the religious studies should create an atmosphere for the integration and the mutual cooperation। जैसा कि मैंने जितनी पॉइंट्स इसमें लिखे हैं ये सब मैं अभी तक बताता चला आ रहा हूँ कि कैसे। और अब मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि फॉर अ टीचर, जैसे मैंने कहा ना, कि टीचर को कोई बात सिखाने से पहले उसको वो उसके अंदर खुद भी इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। जी हाँ, ये बात सही है कि हर एक टीचर को अगर वो कोई मॉरल वैल्यूज सिखाने जा रहा है अपने स्टूडेंट्स को, तो उसको उस मॉरल वैल्यूज पे खुद चलना चाहिए। अगर वो किसी सब्जेक्ट की वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा है तो उस टीचर को खुद समझना चाहिए कि उसकी कितनी वैल्यू है, उसको सही तरीके से समझ जाना चाहिए। और किसी कोई अगर मान लीजिए कोई टीचर के सामने इस तरीके का मैटर आता है, तो वो किस तरीके से रिलीजियस, अगर रिलीजन का मैटर आ जाता है इनकेस, जैसा कि बहुत ही रेयर होता है अगर इनकेस, तो उसको किस तरीके से स्टोरीज और मॉडल्स के थ्रू उन सारे बच्चों को समझाना, सिर्फ उनको लिए नहीं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बल्कि उन सबको सिखाना कि ऐसे रिलीजन्स को समझना, क्योंकि रिलीजन सारे होंगे, वो सिर्फ एक ही बात आते हैं, दैट इज अ पीस। नेक्स्ट इज सेलिब्रेशन ऑफ अ फेस्टिवल्स, मतलब जिसको चुनना कि हम हर टीचर को एनकरेज करना चाहिए। जैसे कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी टीचर्स जो होती हैं वो हम लोगों से क्या कहती हैं इंग्लिश में या हिंदी में, कि निबंध लिख के लाओ जो तुम्हारा अब जो मतलब जो तुम्हारा त्योहार गया या जो त्योहार आने वाला है, जो फेस्टिवल चला गया या जो फेस्टिवल। तो बेसिकली बच्चे क्या लिखते हैं, अगर जिनका जो फेस्टिवल अच्छा लगता है बच्चों को वो वैसा लिखते हैं। जैसे बहुत से बच्चे जो है होली दिवाली सब पे लिखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि मुस्लिम बच्चा जो है वो होली दिवाली पे नहीं लिख सकता, क्रिश्चियन बच्चा नहीं लिख सकता, या हिंदू बच्चा क्रिश्चियंस के 25 दिसंबर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का मतलब बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में नहीं लिख सकता। सब लिखते हैं, जिसका जो मन जो ऐसा अच्छा वो वैसा अपना फेस्टिवल को लिखता है। और टीचर को इस चीज को एनकरेज करना चाहिए। बेसिकली टीचर का एक तरीके से ऐसा रोल होना चाहिए कि हर बच्चे को अपने रिलीजन के डिफरेंट कोई कल्चर को लेके लिखना चाहिए, ताकि उसको उसके बारे में नॉलेज, अगर वो उसने कुछ गलत सलत लिखा हो तो बच्चे को गाइड करना चाहिए कि नहीं बेटा यहाँ तुम गलत हो, इस जगह पे तुम्हें इस तरीके से इस रिलीजन को समझाना है। मतलब अगर तुमने इस रिलीजन के फेस्टिवल के बारे में लिखा है तो तुमको इसके बारे में नॉलेज है, अगर है तो सिर्फ जितनी है उतनी ही मेंशन करो, नॉट अदर की कोई गलत सलत बात लिख दो जो तुमने सुनी। अगर तुमने कुछ नॉलेज जो मैंने जो टीचर ने उसको दी है उस फेस्टिवल के बारे में, उतनी ही नॉलेज उसको अगर है तो वो सिर्फ उतनी ही लिखे। आगे बढ़ते हुए, पर्टिकुलर रिलीजन रिलीजियस फेथ शुड नॉट बी एम्फसाइज्ड। जी हाँ, कोई भी टीचर को अपना पर्टिकुलर रिलीजन जो है को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। एक्सप्रेस इन द सेंस की बढ़ा चढ़ा के नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे बच्चे जो होते हैं ना वो एम्फसाइज मतलब बच्चे बहुत चंचल होते हैं, वो मतलब जो ऐसा देखते हैं ना वो वैसा ही सीखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो हम लोगों को एज अ टीचर जो है ये चीज को करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए, ट्रिप्स टू द डिफरेंट सेंटर ऑफ द रिलीजियस स्टडीज। जी हाँ, जैसे कि अब मैं आपको ये बात, जब ये पॉइंट आया है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। लखनऊ में जो बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा है, उसमें बहुत से हिंदू टीचर्स जो हैं जाना नहीं मांगते। उनके उनकी पता है थिंकिंग क्या है, मैंने ये अपने कान से सुनी है। व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरे एक हिंदू मतलब एक टीचर थी, मैं उनका रिलीजन मतलब हिंदू था, हिंदुज्म था। उनका ये मानना था कि ये ग्रेवयार्ड मतलब एक कब्र है, मतलब ये एक टॉम्ब है, दिस इज द टॉम्ब, तो मैं इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब आई वाज लाइक, दुनिया घूमने आती है इसको और आप इस चीज को लेके बैठे हैं। तो एज अ टीचर सबसे पहले हमें अपने माइंड से ये सब चीजें निकालना चाहिए। जरूरी नहीं है मैंने बड़ा इमाम बड़ा छोटा इमाम बड़ा, ये लोगों की मेंटालिटी फॉर टेम्पल्स भी है। बड़े बड़े टेम्पल्स बने हैं, जेके टेम्पल है, आपका गोल्डन, जितने बड़े बड़े टेम्पल्स हैं वहां पे भी लोगों के अंदर ये मार सकता है। लोग हिंदू क्या मतलब, मैं हिंदू की क्या मुस्लिम्स में भी टीचर्स की ऐसी मान्यता है कि मैं टेम्पल में प्रवेश नहीं कर सकता, क्रिश्चियंस नहीं प्रवेश करते। नहीं, फॉर अ टीचर आप किसी भी रिलीजन को पढ़ा नहीं सकते, बढ़ोतरी नहीं दे सकते।
आपको हर रिलीजन को इक्वलिटी रखना है। मैंने जैसे अभी पहले बताया कि बच्चे बहुत चंचल होते हैं, जैसा वो देखते हैं वो वैसा ही सीख लेते हैं। So moving forward, should create an atmosphere for integration and the mutual cooperation. जी हाँ, ये तो बहुत ही देर से मैं बोल रहा हूँ, कंटिन्यू। सी इम्पैक्ट ऑफ सेकुलर एजुकेशन, कि कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकुलर एजुकेशन डेवलप्स इन द चाइल्ड the spirit of the love, tolerance, discipline, cooperation, equality, sympathy, and fraternity. Education is free from the specific religion. Education becomes an active, independent process in which the teacher is free for developing the broad-mindedness among the children. It develops moral, spiritual qualities among the student in an unbiased form on the basis of secularism. It is helpful to develop the national and international integration. It helps to reduce the risk of communalism, secularism, provincialism, traditionalism, and language controversies. जैसा कि अभी तक मैं सारी बातें बोली, that is all the written over here in the impact of the secular education. Now, the principle of a secular education, देखिएगा बहुत गौर से लिखा है, unity in diversity plus diversity in unity gives the secular education. सर मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हम एक होके भी अलग हैं और कहीं अलग होके भी एक हैं। कैसे? क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, बिकॉज वी जनरेशन आर एजुकेटेड। कैसे? देखिए, यूनिटी मतलब एक साथ होके भी अलग है। कैसे? अब बहुत से मुस्लिम जो हैं वो क्या कहते हैं, दिवाली नहीं मनाते या होली नहीं मनाते। आई एम नॉट टॉकिंग फॉर एवरीवन, बट कुछ हैं। तो हम लोग, और दूसरी तरफ वो ये बातें करते हैं कि हिंदुज्म भी हमारा, हिंदू भाई भी हमारा दोस्त, उनके और सबसे ज्यादा दोस्त भी उनके हिंदू होते हैं। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, उनके दोस्त सबसे ज्यादा हिंदू होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं अपने हिंदू दोस्तों का। दुनिया में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाता है, लेकिन उनके बीच में हिंदुइज्म और मुस्लिम्स के बीच में कुछ, हिंदू मुस्लिम का कोई राइट नहीं आता। और दूसरी तरफ डाइवर्सिटी इन यूनिटी, मतलब हम अलग हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक फीलिंग है किसी की। अब मान लीजिए एक तरफ क्रिश्चियन रहता हो, एक तरफ जैनिज्म रहता हो। क्रिश्चियन नॉनवेज खाता है, जैनिज्म बिल्कुल नहीं खाता है, मतलब नहीं खाते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन दोनों के सामने अगर किसी गरीब इंसान की बहुत बुरी हालत होगी तो हम दोनों का दिल जो है वो क्या होगा, रोएगा कि यार मदद कर देते हैं। फिर वो ये नहीं देखेगा कि उधर से कौन मदद करने आ रहा है या इधर। ये दोनों मिलके, यही एक तरीका है जो सेकुलर एजुकेशन देता है। होप समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ सेकुलर एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, custom, multi-caste system, multi-religion, tradition and cultures. The same thing which I am telling you. अब मेरे को लगता है समझाने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग आराम से समझ गए होंगे। हिंड्रेंस फॉर द सेकुलर एजुकेशन, ये आया कि कैसे, मतलब क्या हिंड्रेंस है, क्या मतलब हम लोगों को रोकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर रिलेटेड टू द रिलीजन्स। जी हाँ, ये बात मानिए ना मानिए, लेकिन ये है, ये है। आपने बहुत से इंस्टीट्यूट्स देखे होंगे जहां पर, अगर आप, मैं अपने ही उसकी बात कर लेता हूँ। हमारे ही क्रिश्चियन स्कूल्स में जो है जीसस क्राइस्ट की एक स्टैच्यू, मतलब एक अच्छा सा पिक्चर होता है या एक वो होता है, बट उसी जगह पे कोई भी क्रिश्चियन स्कूल्स में आप जल्दी ये नहीं देखेंगे कि किसी की आपके हिंदुइज्म की किसी की फोटो लगी हो या बुद्धिज्म, मतलब गुरु नानक जी की फोटो लगी हो। आगे बढ़ते हुए, पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मैंने सिर्फ बताया है, इट्स नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, ठीक है। यूज ऑफ रिलीजन एज अ पॉलिटिकल टूल, जो हो रहा है, जो एट प्रेजेंट हो रहा है हिंदू मुस्लिम्स के लेके, लोग रिलीजन को लेके अपने पॉलिटिक्स व्यूज, अपने पॉलिटिकल करियर या अपनी पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल सिनेरियो को, मतलब अपने नेता जो होते हैं ना, वो ना मेरे सगे होते हैं ना आपके सगे होते हैं, वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। लैक ऑफ टॉलरेंस, हमारे अंदर मतलब पेशेंस लेवल नहीं है बिल्कुल। कैसे बोला, हाउ डेयर यू। अगर उसने गलत बोला आप उसको प्रॉपरली शांति समझा सकते हैं, लेकिन नहीं, तुमने बोला कैसे, पहले तुमने बोला कैसे वो समझाओ हमको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। दैट लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट्स। नैरो आउटलुक, ये
इसलिए क्योंकि एजुकेशन इस तरीके से प्रॉपरली बनी नहीं है, मतलब मिली नहीं है लोगों को। लैक ऑफ सेकुलर एटीट्यूड अमंग टीचर्स, ये भी है। ये हर, जैसे मैंने अभी आपको एक इंसिडेंट बताया था ना, इंसिडेंट की मेरे कैसे हिंदू टीचर ने उसमें टॉम में जाने से मना कर दिया था। फीलिंग ऑफ द रिलीजियस सुपेरिटी, ये भी है। ये तो बहुत ही है कि तो लोग अपने रिलीजन्स को बहुत ही हाई मानते हैं कि नहीं मेरा धर्म ही मेरा है भाई, हम किसी के धर्म के सामने नहीं, मेरा धर्म सबसे ऊपर। नेग्लेंस ऑफ अ सेकुलर सेलिब्रेशन, हाँ ये भी है। ये सबसे बड़ी चीज है जो आप अपनी लाइफ में रोज देखते होंगे। क्यों ऐसा है? ये बात सही है कि नेग्लेंस ऑफ अ सेकुलर सेलिब्रेशन है। आप इसको डे टू डे अपनी रेगुलर लाइफ में देख सकते हैं। अगर कोई भी एक, मतलब मान लीजिए, आपको मैं कैसे समझाना कि मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ नेग्लेंस ऑफ सेकुलर सेलिब्रेशन का, कि कोई हिंदू तत्व या कोई मुस्लिम तत्व शांति की बात करे या पीस की बात करे या यूनिटी की बात करे, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल भी इस चीज से एग्री नहीं करेंगे कि कोई मुस्लिम जो है ये सब चीजों की बात कर सकता है। क्योंकि हमने इमेज क्या बना रखी है अपने माइंड में कि इनको तो बस लड़ने को चाहिए, जरी सी बात बोल दो बस लड़ने चले आते हैं और मारने काटने के लिए तैयार। अगर यही चीज, अगर कोई भी मुस्लिम, मतलब अगर कोई भी फंक्शन ऐसा हो कि यहाँ पे यूनिटी और पीस की बात हो रही है और वो मुस्लिम की तरफ से ऑर्गेनाइज करी हो, तो जल्दी कोई भरोसा नहीं करता, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे जाओ। नेग्लेंस ऑफ द ग्रुप एक्टिविटीज, ये भी होता है। ये बहुत कॉमन चीज है, ये हमारे स्कूल्स में देखी जा सकती थी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन पहले के होता था कि अगर कोई बच्चा सर्वेंट का है तो और वो ग्रुप में आ गया है, तो अरे इससे क्या, ये तो गरीब है तो कुछ ला भी नहीं पाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्यों खर्चा अपने ऊपर ले, है और क्या कहते, लेट इट बी, और क्या कहते हैं, अरे है तो ठीक है, नहीं है तो और भी ठीक है। कुछ इस तरीके की मानसिकता। So now at the end of the conclusion, whatever limitations are there, no doubt exists about the secular nature of our country, India. Political parties are using the religion for their self-need as a vote catching device. Avoiding the religion is not a solution for secularism. Remove the hindrance through the education. Raise above all the problems, dreaming to make our country secular in both outwards and deeds. जी हाँ, ये बात मैंने बिल्कुल सोच के लिखी थी, और जो ये लिखी है वो बात सही है, और मैं इसके लिए कभी भी वो नहीं होऊंगा कि मैंने गलत किया। तो मैं ये बात बिल्कुल 110% श्योर है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, वो रिलीजन को अपना एक तरीके का टूल, एक तरीके लेती हैं और जीत जाती हैं, कुछ नहीं सुनती हैं, किसी को कुछ नहीं करती, सिर्फ अपना फायदा देखती। सो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ये जो क्या कहते हैं एजुकेशन है ना, इसी के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें अगर अपने इंडिया को, अपनी कंट्री को अगर रिकॉग्नाइज कराना है अपने नाम से, अपने वर्क से, अपने डीड से, तो सिर्फ इसलिए है, तब होगा जब हम एजुकेशन प्रॉपर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, and now I would be hoping feedback from you all, and I am very much thankful that for so patiently you listened to my work which I did, the presentation I formed. Thank you so much. थैंक यू देवाशीष। किसी को कुछ पूछना है, फीडबैक दे दो। पूजा, Oh, my mic is on till now. मैम अच्छा एक्सप्लेन किया था और बहुत डिटेल में सबको समझाया, बहुत अच्छा मैम अच्छा एक्सप्लेन किया था और बहुत डिटेल में सबको समझाया। यस मैम, अच्छा था, अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ था, हाँ, लेक्चर की देवाशीष तरह लग बहुत रहा अच्छा था, जैसे प्रेजेंटेशन क्लास रहा। में लेक्चर चलता है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा।